नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू सास ननद का काम छोड़कर तो शादी में नहीं जा सकती। सुबह का नाश्ता निपट जाने के बाद भी सालनी की रसोई में काम थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी गैस पर दूध उबालती, कभी प्लेटों में फल सलीके से सजाती, तो कभी समोसे कचौरी की तैयारी करती। ड्राइंग रूम में पैर पसार कर सोफे पर बैठकर टीवी देखती मंजू देवी, जिनके चेहरे पर घर की मालकिन होने का घमंड था, किचन की खटर पटर सुनकर झुंझला उठी और बोली, बहू, कब से रसोई में डेरा डाल रखा है? घर में और भी 100 काम होते हैं या नहीं? कपड़े भी छत पर डालने हैं कि पूरा दिन यही खटर पटर का नाटक करती रहोगी? सालनी बोली, मम्मी जी, आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, बस उनके स्वागत की थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। इतना सुनना था कि मंजू देवी चप्पल घसीटते हुए रसोई में आ घुसी। जैसे ही उनकी नज़र स्लैब पर सजे दूध, फल, समोसे, कचौरी और मिठाइयों पर पड़ी, अंगारे फूट पड़े। अरे, इतनी शानो शौकत किस लिए भई? कोई बारात आने वाली है क्या? और इतना अवभगत तो मैं अपने बड़े दामाद का भी नहीं करती। सालनी बोली, मम्मी जी, पहली बार भैया भाभी आ रहे हैं, 3 घंटे का सफ़र है, आते आते लंच का वक्त हो जाएगा, इसीलिए नाश्ता थोड़ा भारी बनाया है। मंजू देवी चिल्लाते हुए बोली, कमाल है, आजकल तो मेहमानों की खातिरदारी का इतना नियम बन गया है। मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा दिखावा नहीं किया। तौबा तौबा, याद है जब हम तुझे देखने गए थे, तेरी भाभी ने कितने पकवान सजाए थे? सिर्फ 2 मीठा और नमकीन दिया था। ये शब्द शालिनी के दिल में सीधे खंजर बनकर उतरे। मम्मी जी, आप जानती हैं भैया की कमाई ज़्यादा नहीं है। उन्होंने अपनी हैसियत में रहकर पूरा मान सम्मान दिया था आप लोग को। मेरे लिए मेरे पिता भी वही हैं और उनकी बेटी की शादी है, इसीलिए कार्ड देने आ रहे हैं। नहीं तो मैं उन्हें कभी भी इस घर में न बुलाती, अपमानित होने के लिए। मंजू देवी बोल पड़ी, बहन की शादी में तो कुछ खास लगाया नहीं और अब बेटी की शादी करने चले हैं। एक ही साल में 2-2 शादियां करने कदम हर किसी में नहीं होता। शालिनी अंदर ही अंदर धधक उठी, मगर शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, इसीलिए होठों पर ताले डाल लिए। तभी मंजू देवी ने समोसे का पैकेट उठाया। ये सब फालतू का खर्च बंद करो, समोसे कचौरी की कोई जरूरत नहीं है। नमकीन और बिस्किट रख दो, काम चल जाएगा। सिर्फ कार्ड देने आ रहे हैं, कोई रिश्ते निभाने नहीं। यह कहते हुए समोसे कचौरी की प्लेट उठाकर अपने कमरे में चली गई और सालनी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। खैर, कुछ ही देर बाद सालनी के भैया भाभी घर पहुंचे। उन्होंने आदर से मंजू देवी को शादी का कार्ड थमाया, साथ में लाई हुई मिठाई उनके हाथ में रखी और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, शादी में सब परिवार जरूर आइएगा। वैसे विवाह में अभी समय है, लेकिन यहाँ काम से आ रहे थे तो सोचा अपनी बहन को भी निमंत्रण दे ही देता हूँ। आप तो जानती हैं, शादी में 100 काम होते हैं। इतना कहकर उन्होंने औपचारिक रूप से एक मिठाई खाई और खाली पेट ही विदा हो गए। मंजू जी की निगाहें तो भैया के आते ही नाश्ते के मेज पर ही गड़ी हुई थी, जैसे हर पल इस बात की चौकसी कर रही हूँ कि कहीं ज्यादा खातिरदारी न हो जाए, कहीं भैया भाभी को थाली भर भर कर खाना परोस न दिया जाए। बेचारी सालनी का दिल भारी हो गया था। उसे इस बात का गहरा मलाल था कि उसके भैया भाभी इतनी दूर से आकर बिना ढंग से कुछ खाए पिए यूं ही लौट गए। निमंत्रण मिलने के बाद शालिनी अगले ही दिन से भतीजी की शादी की तैयारियों में जुट गई थी। कभी सोचती शादी में ये वाला लहंगा पहनूंगी, कभी मन में सवाल उठता भतीजी के लिए कौन सा उपहार ठीक रहेगा, सोने की अंगूठी दे दूंगी। हर पल उसका मन आने वाले उत्सव की कल्पनाओं में उलझा रहता। लेकिन खुशियों की ये हल्की सी चहल पहल उस रात अचानक सन्नाटे में बदल गई। सासू माँ की चीख पूरे घर में गूंज उठी। शालिनी घबरा कर दौड़ती हुई उनके कमरे की ओर भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी सास फिसल कर जमीन पर धड़ाम से गिर चुकी थी।
सिर पर भारी चोट लगने की वजह से खून काफ़ी बह चुका था और अस्पताल ले जाते उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उस पल सालनी जैसे पत्थर की हो गई। दादी सास सिर्फ रिश्ते में उसकी सास नहीं थी, वे उसे अपना मानती थी, शायद सासू माँ से भी ज़्यादा। सालनी ही उनके हर काम का ध्यान रखती थी, समय पर खाना देना, पानी पिलाना, दवाइयाँ याद दिलाना। वह घंटों उनके पास बैठी रहती, उनकी बातें सुनती, उनके थके हाथों को सहलाती। उसके लिए बोझ नहीं, सुकून हुआ करती थी। दादी सास के पार्थिव शरीर का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13वीं के बाद घर में आए सारे रिश्तेदार और मेहमान धीरे धीरे विदा हो गए। घर जो कुछ दिनों पहले तक लोगों से भरा था, अब फिर से सन्नाटे में डूब गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा। करीब 20 दिन बीत चुके थे जब एक दिन सालनी के मायके से फोन आया। बताया गया कि शादी की तारीख नज़दीक आ गई है, उसकी भतीजी बुला रही है, बुआ शादी में जरूर आना। फोन रखते ही शालिनी कुछ पल तक खामोश खड़ी रही। फिर वह सास के कमरे की तरफ बढ़ी और संकोच से बोली, मम्मी जी, भैया का फोन आया था, वे लोग शादी में आने की बात कह रहे हैं। मेरा भतीजा आता ही होगा मुझे लेना। इतना सुनते ही सासू माँ के चेहरे का रंग पल में बदल गया। मंजू देवी मुंह बिचकाती बोली, क्या अभी तो घर में 13वीं हुई है और महारानी को शादी में जाने की सूझ रही है। सालनी फिर से बोली, मम्मी जी, दादी सास को गए हुए 20-25 दिन हो चुके हैं और शादी तो पहले से तय थी। सासू माँ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तू चुप रह, तेरे मायके वालों को जरा भी लिहाज नहीं है क्या? घर में मौत हुई है और तुझे ढोल नगाड़े सुनने हैं। सालनी की आंखें भर आई, मम्मी जी, वे सिर्फ शादी में 2-4 घंटे की आने की ही बात कर रहे हैं। मेरा भतीजा लेने आ जाएगा। सासू माँ ने तंज कसते हुए कहा, तेरी भतीजी की शादी है ना, तो सब कुछ जायज हो गया। सुन ले सालनी, इस घर में अभी शोक चल रहा है। तुझे क्या पता मेरे ऊपर क्या क्या बीत रही है। मेरी सास थी, वह माँ समान थी ना। तू कहीं नहीं जाएगी, ना तेरे मायके वाले यहाँ कदम रखेंगे, समझी? सालनी का दिल जैसे टूट कर रह गया। जिस दादी सास के लिए उसने अपना सुख चैन सब कुर्बान किया, आज उन्हीं के नाम पर उसके रिश्तों पर ताले लगाए जा रहे थे। वह सिर झुकाकर खड़ी रही, ना आंसू रोक पा रही थी, ना जवाब दे पा रही थी। सालनी फिर जिद पकड़ते बोली, मम्मी जी, बस 2 घंटे में आ जाऊंगी, भतीजी की शादी है ना। मंजू जी चिल्लाते बोली, तेरी भतीजी की शादी है, तेरी बहन की नहीं। इतना जरूरी नहीं है तेरा जाना। और वैसे भी ये कोई लड़के की शादी तो है नहीं जिसमें तुझे कोई बहुत बड़ा नेक मिलेगा तेरे भाई से, तो हम तुझे क्यों जाने दें? मंजू जी तेज आवाज में बोली, जात बिरादरी के लोग, मोहल्ले वाले सब थू करेंगे मेरे ऊपर। 20 दिन हुए घर के बुजुर्ग को गए हुए और बहू का मन शादी में डांस में झूमने में लगा है। क्या कोई शर्म लाज है या नहीं? इतना जरूरी नहीं कि तुझे ही जाना पड़े। अरे भाभी, ससुराल के नियम कायदे होते हैं और उन्हें निभाना पड़ता है, समझी? सालनी की छोटी ननद नैना बोली, हाँ बेटी, तू तो इससे छोटी है, फिर भी कितनी समझदार है। बहू, तुझमें जब रिश्तों की असली कीमत समझ आएगी, तब शायद ऐसी जिद करना बंद करेगी। इसका मतलब तू अभी तक बस ढोंग करती थी। दादी से बड़ा प्यार है, दादी दादी करते नहीं थकती थी। और अब देखो, दादी गई तो इसे तो बस अपनी मौज मस्ती, शादी ब्याह और बाहर मायके जाने की पड़ी है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने। कौन समझाए? बेटी नैना, तू ही समझा। छोटी ननद नैना मुंह टेढ़ा करते बोली, भाभी, अब समझ जाइए, आप तो अब ससुराल की हो गई हैं, मायके के लोग को भूल जाओ। अभी तो दादी की शोक सभा भी पूरी नहीं हुई और आपको मस्ती की सूझ रही है। सालनी गुस्से में बोली, दीदी, आप तो कल कॉलेज की पिकनिक पर जा रही हो ना? नैना बोली, हाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, मैं तो इस घर की बेटी हूँ। आपके लिए नियम कुछ और मेरे लिए कुछ और। दीदी, सालनी आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में गई और अपने पति राज से
गिड़गिड़ाने लगी। राज, मेरे मायके में शादी है, पड़ोस में नहीं। मेरी दीदी विदेश से आई हैं, इतनी दूर से। शादी ब्याह में ही मिलने का मौका मिलता है। मेरी शादी में भी वह नहीं आ पाई थी। 5 साल बाद मिलेंगे हम बहनें, कुछ तो समझो। और भतीजी की शादी भी बहुत दूर हो रही है। भगवान जाने कब उससे मिलना होगा। बस 2 घंटे के लिए ही जाने दो ना। दादी की उम्र भी तो हो गई चली थी। पिंडदान, पंडित जी को खिलाना, दान दक्षिणा सब अच्छे से तो हो गया है, इसलिए बोल रही हूँ। शालिनी, मैं ये सब पचड़े में नहीं पड़ता। माँ इस घर की मालकिन है, जो वह कहती हैं वही सही है। तुम फ़ोन से बात कर लो। ऐसा भी क्या है कि तुम शादी में नहीं जाओगी तो शादी नहीं होगी। फिर कभी मिल लेना, यही सही है। हालात को समझो। उस समय उसका भतीजा भी आ गया और सारी बातें उसने सुन ली। उसने मंजू देवी से बहुत मिन्नतें की, पर वह टस से मस नहीं हुई। आखिरकार वह निराश होकर लौट गया। शालिनी की आंखों में आंसू छलक रहे थे, पर कोई उसके दर्द को समझ नहीं पा रहा था। आखिर ससुराल में बहू को कौन समझ पाता है। बहू के आंसू सबको नाटक और झूठ ही लगते हैं। अंदर कमरे में मंजू जी अपनी बेटी से दबी हंसी में बोली, देख लेना, अगर बहू उस शादी में गई ना तो भतीजी है कहकर कोई मोटा सा तोहफा भी ले जाएगी, और अगर नहीं गई तो समझ ले घर का पैसा भी बचेगा। बेटी आंख मारते बोली, वैसे भी माँ, उसका मायका कौन सा इतना दरिया दिल है कि झोले भर भर कर देगा, उल्टा खर्चा ही करवाएंगे। नैना ठहाका दबाते हुए बोली, और हाँ माँ, मुझे तो कल भोर में ही पिकनिक के लिए निकलना है। भाभी से कह देना रास्ते के लिए कुछ अच्छा सा मठरी मिठाई बना दे। अगर भाभी चली गई तो घर का चूल्हा कौन संभालेगा। खाना आसमान से तो टपकने नहीं वाला। कहते हुए माँ बेटी दोनों दांत दिखाकर खीखी खीखी करने लगी। शालिनी बहुत उदासी सारे कपड़े अपने बैग से वापस निकालकर अलमारी में भरने लगी। उधर उसके मायके में दीदी भतीजी सब बड़े दुखी थे। माँ तो बस आंचल से आंसू पोंछते हुए खामोशी में ही टूटती जा रही थी कि छोटी बेटी शादी में शामिल नहीं हो पाई। जिस दिन उसे मायके की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी दिन उसके पंख काट दिए गए। उसे नहीं आने दिया गया। मंजू जी ताना मारती बोली, बहू, अब रोने धोने का नाटक मत करो, जाकर किचन में काम करो। हमें भी भूख लगी है, भैंसों से पेट भरेगा क्या। वक्त अपनी चाल से चलता रहा। दर्द चुपचाप दिल में जमता रहा। एक दिन सासू माँ ने बनावटी अपना पनोड़ कर कहा, अब तो बहुत दिन हो गए हैं बहू, एक दिन के लिए मायके हो आओ, पैर फेर लो। शालिनी ने कहा, मम्मी जी, जब जरूरत थी तब तो जाने नहीं दिया, अब जाकर क्या करूँगी। न वह राखी पर जाती, न भाई दूज पर भी। असल बात थी कि शालिनी समझ चुकी थी, जहाँ तोहफे का फ़ायदा दिखता है वहीं सासू माँ का दिल पिघल जाता है, और जहाँ खर्चा नज़र आता है वहीं रिश्तों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। इसीलिए शालिनी जानबूझकर त्योहारों पर मायके नहीं जाती थी। उसे पता था यहाँ रिश्ते नहीं, हिसाब किताब देखा जाता है। साल 2 साल यूं ही सरक गए। वक्त ने करवट ली और नैना की भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और शादी भी तय हो गई। वह भी किसी मामूली घर में नहीं, बल्कि बड़े ठाट बाट शानो शौकत और राजस्थान के राजा महाराजाओं के किले में डेस्टिनेशन वेडिंग होना था। घर में जैसे खुशियों की बारात उतर आई थी। हंसी शोर चहल पहल सब कुछ था। नैना की बड़ी बहन सुषमा भी दिल्ली से 1 महीने पहले ही शादी की तैयारी करने मायके पहुंच चुकी थी। कभी लहंगों की खातिर खरीदारी तो कभी जेवरों की छनक। घर में हर पल सेलिब्रेशन था। शादी की सारी कमान बड़ी बहन सुषमा के हाथों में थी। फैसले वही लेती, तैयारियां वही तय करती, और शालिनी को बस रसोई के कामकाज सौंप दिया गया था। बाजार से सब्जी लाना, राशन लाना, फल और मिठाई लाना, और फिर बना बना कर नंदों का आव भगत करना। उसकी दुनिया बस चूल्हे में ही सिमट कर रह गई थी। शादी में वह क्या पहनेंगी, उसे क्या पसंद है या नहीं, यह पूछने की जरूरत किसी ने महसूस ही नहीं की। उसकी राय
वहाँ मायने ही नहीं रखती थी। जो बाजार से उठा लाए वही उसके हिस्से में थमा दिया गया। वह बस पसीने बहाकर सबके लिए खाना बनाती। उसे कोई पूछता भी नहीं, तू क्या महसूस कर रही है? पर कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वक्त वैसा ही फल लौटाता है। शादी में भी 10 दिन बाकी थे कि अचानक एक झटके में खबर आई। सुषमा की सास का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और आधी रात को ही दिल का दौरा पड़ा। सब कुछ वहीं थम गया। खुशियों का घर पल भर में मातम में बदल गया। सुषमा को भारी मन के साथ मायके से ससुराल तुरंत लौटना पड़ा, क्योंकि उसकी सास खत्म हो चुकी थी। इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा ले चुकी थी। जिस घर में कल तक शहनाइयों की बात हो रही थी, वहीं अब सन्नाटा पसरा था। शादी की तैयारियों के बीच से सुषमा को सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ससुराल की ओर लौटना पड़ा। अब उसके लिए लौट आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि शोक की रस्में अभी अधूरी थी। जब तक 13वीं न बीत जाए, किसी भी शुभ काम की दहलीज लागना उसके लिए मना था। इधर मंजू देवी और उनकी बेटी नैना के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। दीदी के जाते ही जैसे घर की रौनक भी दरवाजा बंद करके चली गई। ढोल नगाड़े, शहनाइयाँ, हंसी मजाक सब कुछ फीका, बेजान और खोखला लगने लगा था। छोटी बहन के हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, लेकिन अब तक बड़ी बहन का कहीं अता पता नहीं था। उस पल शालिनी के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जो दर्द कभी उसके हिस्से आया था, आज वही कहानी इतिहास बनकर दोहराई जा रही थी। 10 दिन बीते, बेचैनी बढ़ने लगी। तभी मंजू जी ने सुषमा के ससुराल फोन मिलाया। मंजू जी विनती करते हुए उसके ससुर से बोली, सुषमा को भेज दीजिए, इकलौती बहन की शादी है, उसे आना ही पड़ेगा। उधर से ससुर जी की भारी आवाज आई, अभी तो 10वां ही बीता है, 13 दिन पूरे हुए बिना वह कैसे शुभ काम में आ सकती है। फिर फोन सुषमा को पकड़ा दिया। मंजू जी बोली, बेटी मुझे कुछ नहीं पता, तेरी इकलौती बहन की शादी है, तू नहीं आएगी तो 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सोचा है? शादी से जैसे रौनक चली गई है। मैं तेरे भाई को कल ही भेज रही हूँ, वह तुझे ले आएगा। 2 दिन बाद चली जाना। फोन कट गया। राज रात की ट्रेन पकड़ने की तैयारी कर रहा था। बैग तैयार था, मोबाइल मेज पर था। उसी वक्त शालिनी ने चुपचाप उसका फोन उठाया और एक ही क्लिक में टिकट कैंसिल कर दिया। जैसे ही राज की नज़र स्क्रीन पर पड़ी, वह भड़क उठा। राज गुस्से से बोला, ये तुमने क्या किया शालिनी? इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी टिकट कैंसिल करने की? शालिनी पहली बार बिना झुके सीधे उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखते हुए बोली, हिम्मत आज नहीं आई है राज, ये हिम्मत मुझे उसी दिन मिल गई थी जिस दिन आपने मुझे मेरी भतीजी की शादी में जाने से रोका था। राज कुछ बोलने ही वाला था कि शालिनी की आवाज और बुलंद हो गई, आप अपनी दीदी को लेने जा रहे हैं, जबकि उनके घर में अभी शोक की रस्में चल रही हैं। या आपको याद नहीं, जब दादी सास का देहांत हुआ था तो 25 दिन बाद भी मुझे मायके नहीं जाने दिया गया था। राज चुप रहा। शालिनी के शब्द तीर बन चुके थे। उस वक्त मेरे लिए हर नियम पत्थर की लकीर था और आज दीदी के लिए वही नियम मिट्टी कैसे बन गया? मेरी भतीजी की शादी कोई खेल नहीं थी, वो भी शुभ काम ही था। लेकिन तब कहा गया शोक है, बदनामी होगी, तुझे ससुराल की इज्जत नहीं करने आती, कुछ ख्याल नहीं है। आज सब कुछ अचानक ठीक हो गया। आप तो कहते थे मैं घर के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता, तो बेहतर होगा आप अपने दायरे में रहें। राज के चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन शालिनी रुकी नहीं। दीदी भी अभी किसी भी शुभ काम में नहीं आ सकती। उनकी सास की 13वीं भी अभी नहीं हुई है, तो जो गलत मेरे लिए था वही दीदी के लिए सही कैसे हो गया राज? कमरे में सन्नाटा छा गया। राज के पास कोई जवाब नहीं था। यह खबर सुनते ही मंजू देवी और नैना के कलेजे में आग लग गई। पति की टिकट कैंसिल करने लगी है तू? इसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात कैसे बढ़ गई इसकी? नैना बौखलाकर बोली, माँ मैंने पहले ही कहा था, ये सीधी सादी बनने का नाटक करती है, असल में तो बहुत चालाक है। आज टिकट कैंसिल किए, कल पता नहीं क्या क्या करेगी। देखो जरा इसकी चुप्पी को,
हंस नहीं रही है मगर जलाने के लिए यही काफ़ी है। इतने बड़े घराने में मेरी शादी हुई है, यही बात इसकी नींद उड़ाती है। दीदी नहीं आई और इसे कितना सुकून मिल रहा है क्योंकि आज इसे बदले का तमगा मिल गया ना। अरे ये दुख में शरीक नहीं, ये तो हमारी मजबूरी पर खामोशी से जश्न मना रही है। जलती है हमसे माँ। मंजू देवी दांत पिसते बोली, हमने तो इसे सिर पर बैठा लिया है। शालिनी भी चुप नहीं रही, उसने गरजते हुए कहा, जिस दिन मुझे रोते हुए मेरे मायके जाने से रोका गया था, उस दिन आपने इसे रिवाज कहा था। आज वही रिवाज आपके अपने दरवाजे पर खड़ा है, तो उसे कर्म का हिसाब समझे माँ जी। शालिनी चिल्लाती बोली, दीदी आप ही तो ज्ञान दिया करती थी, शादी के बाद लड़की का रिश्ता मायके से खत्म हो जाता है, वो सिर्फ ससुराल की होकर रह जाती है। तो आज ये उपदेश आपकी दीदी पर क्यों दम तोड़ रहे हैं? दीदी नहीं आएंगी तो क्या शादी नहीं होगी आपकी? यही कहा था ना आपने मेरे लिए। मंजू देवी धीरे से बोली, देख बेटा, कल रात ही हमें राजस्थान के लिए निकलना है। अगर मेरी बेटी नहीं आई ना, तो ये शादी सूनी लगेगी, फीकी, बेजार, बिना रौनक की। अरे बेटियों से ही तो घर में रौनक आती है। तू गाड़ी लेकर चला जा, जाकर उसे ले आ। ये सुनते ही शालिनी जैसे अंदर से फट पड़ी। माँ जी, अगर दीदी आएंगी तो ठीक है, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। वह कमरे में चली गई कपड़े पैक करने। आप संभाल लेना शादी, आप ही कर लेना सारे इंतजाम, आप ही जवाब दे देना मेहमानों को कि बहू क्यों चली गई। मंजू देवी राज की ओर पलटी, देख रहा है बेटा, तेरे सामने ही कैसी बदतमीजी कर रही है तेरी बीवी। ना लिहाज, ना डर, न घर की मान मर्यादा, बड़ों का कोई ख्याल। राज कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक फोन बज उठा। सुषमा के ससुर का कॉल आया था। फोन उठते ही आवाज गूंजी। ससुर जी गुर्राते हुए बड़े ही गुस्से में बोले, मंजू देवी जी, आपकी बेटी का मन यहाँ नहीं लग रहा है। घर में सास नहीं रही, सारी जिम्मेदारी बहू पर आ पड़ी है। अगर शादी में जाने का इतना ही शौक है तो ले जाइए, लेकिन ध्यान रखिए, अब मैं उसे हिस्से में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आप हमेशा के लिए ले जाइए। आपकी वजह से ये जिद्दी हुई है। आपने बेटियों को कौन से संस्कार सिखाए हैं? पड़ोस मोहल्ला क्या कहेगा? रिश्तेदारों की जुबान को क्या जवाब देंगे? अभी सास की तेरहवीं की राग भी ठंडी नहीं हुई और बहू को सहनाइयों में थिरकने का चाव चढ़ गया। कुछ तो लिहाज करे, थोड़ी सी भी शर्म अगर बाकी है तो घर की इज्जत को यूं सरेआम न उछाले। और बेटी को बुलाने का ज़्यादा शौक है तो शादी का डेट कैंसिल कर लो। मंजू देवी रोते ही बोली, नहीं नहीं बेटी, तू शादी में मत आना। फोन कट गया। मोबाइल फर्श पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। वो माथा पकड़कर बैठ गई, फिर दौड़ते हुए शालिनी की ओर बढ़ी। मंजू देवी गिड़गिड़ा कर बोली, बहू रुक जा, मत जा, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी, सब बिखर जाएगा। उधर राजस्थान में नैना पर हल्दी चढ़ रही थी, ढोल बज रहे थे, शहनाइयाँ गूंज रही थी, लेकिन मंजू देवी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। उसी पल उन्हें एहसास हुआ, जिस दर्द से कभी शालिनी गुजरी थी, आज वही दर्द ईश्वर ने उनके सामने ला दिया है। आज बहू नहीं रो रही थी, आज सास रो रही थी। दोस्तों, जो दर्द दूसरों को दिया जाता है, कल वही दर्द आईना बनकर अपने ही दरवाजे पर खड़ा मिल जाता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।